हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं तो यही कहूँगी कि शुरू से ही इनकम टैक्स पढ़ के चलो, बिकॉज इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट है और एंड वक्त पे आप कितनी ही थ्योरीज की पढ़ लेना, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो पहले से ही सब्जेक्ट को पढ़ के चलो। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं एक बार ये समझ लेते हैं। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं कि इनकम क्या होती है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, देन पर्सन, एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम, मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड द परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये सारे टॉपिक आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखो, ये सारे टॉपिक ना तुम्हारा बेस फॉर्म करते हैं। अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तुम्हें बेसिक डेफिनेशन ही पता नहीं होगी, तो आगे जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे या कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तब आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और सारी चीज़ें अच्छे से समझना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इनकम। देखो, कोई भी मॉनेटरी रिटर्न या उसके जैसा अगर कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, किसको? पर्सन को। अब देखो, इसके नेक्स्ट में हम पर्सन की ना डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी तुम पर्सन को क्या समझो, तुम बस ये समझ लो कि एक इंडिविजुअल, जैसे तुम या मैं, लाइक यू एंड मी। अभी आप इतना ही समझो, आगे आप पर्सन की डेफिनेशन और डिटेल में समझ लोगे। तो अगर आपको कोई भी मॉनेटरी रिटर्न मिल रहा है, मतलब कैश में कुछ भी मिल रहा है या उसके जैसा कुछ भी मिल रहा है, तो वो आपकी इनकम कंसीडर्ड करी जाती है। और ये डिफरेंट सोर्स से होता है, मतलब लाइक कैपिटल गेन आपको मिल गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। ठीक है, देखो इनकम की ना इनकम टैक्स एक्ट ने बहुत अच्छी खासी डेफिनेशन दी है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहला तो सैलरी, मतलब ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ आता है। ठीक है, बट ये सब भी आता है। तो सबसे पहले सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है कि अगर आपके पापा जॉब कर रहे हैं, योर फादर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हर महीने कुछ अमाउंट मिलता होगा, दैट इज सैलरी। तो वो आपकी मंथली इनकम फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वो भी आपकी इनकम में कैलकुलेट होती है। इसके अलावा मान लो आपके जो पापा है उनका एक घर है, ठीक है, और उससे रेंट आता है, तो वो भी आपका इनकम के अंडर कैलकुलेट होता है। इसके अलावा अगर आपके पापा बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है, कोई जैसे लॉयर हैं या फिर कोई और प्रोफेशन में है, डॉक्टर हैं, ठीक है, तो उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो सब भी इनकम में इंक्लूड होता है। इसके अलावा जो भी कैपिटल गेन होता है, जैसे कि आपके पापा के पास ना शेयर्स थे, किसके शेयर्स थे? टाटा के शेयर्स थे। अब उन्होंने वो शेयर्स बेचे तो उससे उन्हें कोई ना कोई प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट सेल करने से। तो ये जो प्रॉफिट हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कैपिटल गेन। ठीक है, और ये भी हमारी इनकम की डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन सब के अलावा अगर किसी और सोर्स से भी आपको पैसा मिल रहा है तो वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाता है, जैसे इंटरेस्ट, गिफ्ट, लॉटरी। ठीक है, अब ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। पहला, इनकम आप कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो, आपको मिल सकती है, जैसे आपको रेंट मिला। ठीक है, कमा सकते हो मतलब जैसे आपको सैलरी मिली। या फिर एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या होता है कि आपने कमा तो ली है बट अभी तक मिली नहीं है, येट नॉट रिसीव्ड, मतलब फ्यूचर में वो रिसीव्ड होगी। ठीक है, आपकी जो इनकम है वो कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ पैसों में आएगा, नहीं, काइंड में भी हो सकती है। ये रेगुलर भी हो सकती है, जैसे सैलरी आपको रेगुलर मिलती है, या ओकेजनली भी हो सकती है, जैसे लॉटरी। लॉटरी हर महीने तो आपकी लॉटरी नहीं लगेगी ना, इट इज़ ओकेजनली, तो ये भी हो सकती है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे यू अर्न अ 60,000 मंथ सैलरी, ये टैक्सेबल इनकम है। इसके अलावा आपको 1 लाख की लॉटरी आपने जीती है, तो ये भी टैक्सेबल होगा, लेकिन किस हेड के अंदर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो, हमने डिफरेंट हेड पढ़ेंगे और जनरली 6 हेड है जो हम पढ़ेंगे आगे, और ये 6 हेड ही तुम्हारे ये पूरी यूनिट है। ठीक है, तुम्हारा पूरा सिलेबस ही ये 6 हेड कैलकुलेशन है। ओके, तो ये अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक समझ लो। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को ध्यान से समझना, यहाँ समझते हैं एग्रीकल्चर इनकम को। तो देखो, ये राम है, राम के पास एक लैंड है, ठीक है, और ये लैंड ये यूज़ कर रहा है फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है,
मान लो इस लैंड पे इसने वीट ग्रो करे और इस वीट को मार्केट में सेल कर दिया, तो ये अगर मार्केट में 1 लाख के भी बिके हैं या फिर मान लो 1 करोड़ के भी बिके हैं ना, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अब मान लो कि राम के पास ये जो लैंड है, राम खुद से खेती नहीं कर रहा है, राम ने श्याम जो है उसको रख रखा है एग्रीकल्चर करने के लिए, और राम को सिर्फ पैसे मिल रहे हैं इसके, ठीक है। राम ने अपना जो लैंड है वो श्याम को रेंट पे दे दिया और अब श्याम खेती कर रहा है और राम को इसके बदले में 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो इस पे भी उसको टैक्स चार्ज नहीं करना, टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि कोई भी आपकी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस या एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पस, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पस या एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पस के लिए यूज हो रही है, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में आती है। देखो अब यहाँ डेफिनेशन से समझ लेते हैं एक बार। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है? कोई भी इनकम जो डराइव हो रही है उस लैंड से जो इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब एग्रीकल्चर पर्पस में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, ठीक है, अभी बताया रेंट पे दे दिया उससे मिल रहा है। दूसरा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मान लो ये जो लैंड था इस पे हम प्लगिंग, शोइंग, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और उससे हमें कोई इनकम आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, इसके अलावा सेल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विदाउट इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, इट इज इंपॉर्टेंट। मान लो आपने जो अभी ये वीट ग्रो किया था ये आपने मार्केट में बेच दिया और मार्केट में बेचने से आपको इससे पैसे मिल गए, तो दैट इज सेल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपने इस वीट से बिस्किट बना लिए, ठीक है, और अब आप ये जो बिस्किट है ये मार्केट में बेच रहे हो, तो आप खुद बताओ क्या ये आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपको कहीं से लग रहा है? नहीं, यहाँ तो इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हो गया, हुआ ना इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आपने बिस्किट बनाया होगा तो फैक्ट्री में बनाया होगा, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। यहाँ यही बात की गई है, विदाउट इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, मान लो आपका एग्रीकल्चर लैंड पे कोई फार्म हाउस बना हुआ है, ठीक है, फार्म हाउस बना हुआ है और उस फार्म हाउस को आप यूज़ कर रहे हो स्टोर करने के लिए या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक है, तो उससे भी जो इनकम आएगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही होगी। अब एग्रीकल्चर इनकम को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? अलग से हम क्यों समझ रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम को? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, लेकिन ये रेट ऑफ कैलकुलेशन में यूज़ की जाती है पार्शियल इंटीग्रेशन के अंडर, ताकि टैक्स इन्वेशन ना हो। टैक्स इन्वेशन मतलब टैक्स की चोरी ना हो, चोरी ना हो, ठीक है। अब समझते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन की कंडीशन क्या है। देखो पार्शियल इंटीग्रेशन की कंडीशन ये है कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 2,50,000 से कम होनी चाहिए और आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से कम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं, दोनों कंडीशन, तो आप एग्जेम्प्ट हो, ठीक है। बट अगर इसमें से एक भी कंडीशन आपकी मीट नहीं हो रही तो आप एग्जेम्प्ट नहीं हो, आप पे टैक्स लगेगा। अब नॉट कंसिडरिंग एग्रीकल्चर, क्या क्या चीज़ें हम एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर नहीं करते? पहला, इनकम फ्रॉम प्रोसीड प्रोड्यूस, मान लो इंडस्ट्रियल का प्रोसेसिंग हो गया, जैसे अभी आपने वीट से बिस्किट बनाया था, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। दूसरा, नर्सरी इनकम, देखो आपके पास ये लैंड थी, अब यहाँ पे आप ना प्लांट ग्रो कर रहे हो और इसको नर्सरी की तरह यूज़ कर रहे हो इस लैंड को, और उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अगर नर्सरी इनकम है ना तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको आगे यूज़ करने होंगे। देन एग्जाम्पल है यहाँ पे कुछ, उससे समझ लेते हैं। फार्मर सेल वीट ग्रो ऑन अ ऑन लैंड, अपने लैंड पे उसने वीट उगाया और वो बेचा, तो ऑफकोर्स ये एग्रीकल्चर इनकम है और ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन कंपनी ने शुगर केन को शुगर में प्रोसेस किया तो ये तो फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होगी और इस पर पार्शियल टैक्स लगेगा। पार्शियल टैक्स वाली कंडीशन हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आता है पर्सन, मैंने पहले ही जब आपको इनकम समझाया था तो वहाँ पे पर्सन लिखा हुआ था, तब मैंने कहा था कि आगे मैं आपको पर्सन की डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। तो अब यहाँ समझो कि व्हाट इज पर्सन फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के लिए पर्सन क्या है? देखो पर्सन हमारे लिए लाइक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बट फॉर इनकम टैक्स पर्पस
पर्सन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसके अंदर आर्टिफिशियल एंटिटी भी आती है, कोई भी आर्टिफिशियल एंटिटी। आर्टिफिशियल एंटिटी मतलब जैसे कंपनी, जो भी टैक्स पे करने में कैपेबल है। अब कौन कौन से पर्सन होते हैं, ध्यान से समझना। पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, ठीक है। इसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है एज पर हिंदू लॉ, वो भी हमारा पर्सन की तरह होता है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो बिजनेस करता है, कंपनी तो नहीं है क्योंकि कंपनी के लॉस इस पे नहीं लगते, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे हिंदू लॉ लगते हैं। इसके अलावा कंपनी, कंपनी मतलब कोई भी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट एंटिटी। उसके अलावा जो फर्म होती है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर होती हैं, वो सारी फर्म्स। फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ पैसे कमा रहे हो, मतलब कई सारे लोग एक साथ आ गए और वो कोई ज्वाइंट पर्पज से आप पैसे कमा रहे हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेकिन साथ में अर्न नहीं कर रहे हो, ये सब इस डेफिनेशन में आता है। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आता है, तो इसे ध्यान से समझना। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब ट्रस्ट, डाइटीज, यूनिवर्सिटी, ये सब भी पर्सन ही कंसिडर किए जाते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे रिलायंस लिमिटेड, ये कंपनी है, ये पर्सन है। राम एंड श्याम, ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली है और ये भी पर्सन कंसिडर किया जाएगा अंडर द इनकम टैक्स, ठीक है। देन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी है बट ये भी पर्सन कंसिडर किया जाएगा। तो आई होप तुम्हें पर्सन क्या होता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ये समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। एसएससी, एसएससी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया। तो देखो एसएससी कौन होता है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एसएससी मतलब वो पर्सन जिससे कोई भी टैक्स पे करना है या कोई और अमाउंट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसे पे करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और पर्सन है जिसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है एक्ट के अंदर, या फिर कोई इनकम लॉस का जो हिसाब है वो उसे करना है इनकम टैक्स अथॉरिटी से, वो सब हमारे एसएससी के अंदर आते हैं। अब टाइप ऑफ एसएससी देखते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। पहला है नॉर्मल एसएससी। नॉर्मल एसएससी कौन होता है, वो पर्सन जो पैसे अर्न करता है और उसकी टैक्सेबल इनकम है और वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। मतलब मान लो ये है राम, ये राम है, ये ना सैलरी एम्प्लॉयड है और इसे हर बार जो है 1 करोड़ की सैलरी मिलती है। अब हर बार 1 करोड़ की सैलरी मिल रही है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे अ टैक्स, इसे टैक्स पे करना है नॉर्मली रेगुलरली कोर्स में, क्योंकि सैलरी तो हर मंथ मिलती है, तो दैट इज नॉर्मल एसएससी। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे रवि का, रवि एक सैलरी एम्प्लॉयड है, 7 लाख पर एनम उसे मिल रहे हैं और उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, टैक्स पे करना होता है, तो रवि एक नॉर्मल एसएससी है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसएससी यहाँ पे होता है, नॉर्मल एसएससी मोस्ट कॉमन टाइप है। देन आता है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वो होते हैं जो खुद तो पैसे नहीं कमा रहे हैं, दे आर नॉट पर्सनली लायबल बट लीगली रिस्पॉन्सिबल है रिटर्न फाइल करने के लिए और टैक्स पे करने के लिए दूसरे पर्सन के बिहाफ पे, जो खुद ये काम नहीं कर सकते। मान लो जैसे माइनर है, मान लो ये है चिंटू, चिंटू इज माइनर, ठीक है। चिंटू अभी छोटा है लेकिन ये 10 लाख रुपए कमा रहा है, देख रहे हो चिंटू भी छोटा होकर 10 लाख रुपए कमा रहा है। अब चिंटू माइनर है, छोटा है लेकिन 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो चिंटू खुद से तो टैक्स नहीं पे कर सकता, तो जो चिंटू के पापा है, ये रहे चिंटू के पापा, चिंटू के पापा चिंटू के बिहाफ पे टैक्स पे करेंगे, तो चिंटू के पापा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो गए, क्योंकि खुद इनकम नहीं कमा रहे बट जो पर्सन इनकम टैक्स पे नहीं कर सकता उसके बिहाफ पे टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा इनकम ऑफ पर्सन विद मेंटल इनकैपेसिटी, जिसकी मेंटल इनकैपेसिटी मतलब वो दिमाग से ठीक नहीं है, उसके बिहाफ पे कोई और टैक्स पे करेगा। या फिर इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, इनकम ऑफ डिसीज्ड पर्सन, कुछ केसेस में डिसीज्ड पर्सन वो होता है मतलब जो इंसान की डेथ हो गई है और अभी तक उसने टैक्स नहीं भरा है, तो अगर भले डेथ हो गई है तुमने टैक्स नहीं भरा है तो टैक्स फाइल तो करना पड़ेगा ना, तो उसके बिहाफ पे जो टैक्स पे करता है उसे भी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कहते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल है माइनर चाइल्ड का, तुम इसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है नॉन रेजिडेंट का, मैं नॉन रेजिडेंट का तुम्हें समझा देती हूँ। जॉन एक फॉरेन नेशनल है जिसके पास प्रॉपर्टी है इंडिया में और वो यहाँ से रेंट अर्न करता है, लेकिन उसका जो लोकल एजेंट है ना इंडिया में, वही पूरा रेंट कलेक्ट करता है और उसे मैनेज भी करता है, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर्टी को ये जो उसका लोकल एजेंट है वही मैनेज कर रहा है। अब ये एजेंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हुआ जॉन का, क्योंकि वो ही सारी इनकम को मैनेज कर रहा है, तो वो ही टैक्स पे करेगा जॉन के बिहाफ पे।
ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है डीम असेसी। डीम असेसी को देखते हैं कि डीम असेसी कौन होता है। देखो, डीम असेसी वो पर्सन है जो लाइबल टू पे टैक्स है ऑन इनकम जो उसे बिलोंग नहीं करती, लेकिन लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसे ही टैक्स पे करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डेथ, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सुरेश जो है वो जनवरी 2025 को उसकी डेथ हो गई और उसने 8 लाख रुपए कमाए थे इस पूरे पीरियड में, इस पूरे फाइनेंशियल पीरियड में, मतलब पिछले साल में उसने 8 लाख रुपए कमाए थे। तो पिछले साल का जो टैक्स है वो इस साल पे करेगा, लेकिन टैक्स पे करने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। तो अब उसकी जो डॉटर है उसके बिहाफ पे रिटर्न फाइल करेगी और टैक्स पे करेगी, बिकॉज उसकी जो डॉटर है वो उसकी लीगल हायर है। ठीक है, तो डॉटर इज ट्रीटेड एज डीम असेसी अंडर सेक्शन 159। देखो, ऑल्थो ये जो इनकम है वो उस डॉटर ने अर्न नहीं करी है, उस पर्सन ने अर्न नहीं करी है, बट बिकॉज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा और रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। देन आता है असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब है वो पर्सन जिसने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करी है अभी तक अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जैसे नॉट डिटेक्टिंग अ टैक्स एट सोर्स, टीडीएस नहीं कटवाया या फिर टीसीएस कलेक्ट नहीं करा या डिपॉजिट नहीं भरा जो कि कलेक्ट होना था। अब देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इज द टीडीएस डिफॉल्ट। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है जो पे कर रहा है 60,000 अपने एज अ प्रोफेशनल फी टू द कंसल्टेंट। मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने एक कंसल्टेंट को हायर करा है, ठीक है, और उसे वो 60,000 रुपये पे कर रहा है, बट उसने टीडीएस कलेक्ट नहीं करा। टीडीएस 10% कलेक्ट करना था। अब अगर तुम पूछो कि टीडीएस क्या होता है, इससे समझा दो, तो ये आगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तब ये आ जाएगा। अभी तुम इसे रहने दो, बस जो मेन चीज़ समझा रही हूँ वो समझ लो। ठीक है, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड असेसी इन डिफॉल्ट है क्योंकि उसे टीडीएस कलेक्ट करना था बट उसने किया नहीं, तो दिस इज असेसी इन डिफॉल्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो, डिले इन टीडीएस डिपॉजिट। एक स्कूल है वो टीडीएस डिटेक्ट करता है टीचर्स की सैलरी से, बट उसने ये टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया विद इन अ ड्यू डेट, या फिर अपना जो टीडीएस रिटर्न है वो फाइल नहीं कराया, तो स्कूल जो है वो असेसी इन डिफॉल्ट बन गया। तो आई होप तुम्हें ये असेसी और क्या होता है और टाइप ऑफ असेसी पूरा समझ आ गया होगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। अब पहले ये देखो, प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें तुमने इनकम कमाई है। मान लो 2023-24, मतलब 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ये वो पूरा टाइम पीरियड था जब तुमने पैसे कमाए हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर वो होता है जिस टाइम पे तुम्हारे टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना टैक्स तुम्हें पे करना है। तो अगर 23-24 में तुमने पैसे कमाए हैं तो इसका असेसमेंट के ईयर क्या होगा, 24-25। समझ आया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, तुमने इनकम अर्न की 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। अब इस पे जो तुम्हें टैक्स पे करना होगा, अब तुम्हें पहले से तो नहीं पता ना कि तुम इस साल कितनी इनकम कमा रहे हो इस ईयर में, तो पहले तुमने इनकम कमा ली पूरी, फिर अगले साल अगले असेसमेंट ईयर में, तो इसका अगला ईयर क्या होगा 24-25, उसमें तुम अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करोगे और टैक्स पे करोगे। तो प्रीवियस ईयर जिसमें कमाया, असेसमेंट ईयर जिसमें तुम टैक्स पे करोगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रॉस टोटल इनकम। जो तुम्हारे टोटल 5 हेड है, सॉरी मैंने ऊपर 6 हेड बताए थे, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 5 हेड्स होते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे टोटल 5 हेड्स हैं उन सब की जो इनकम है उन सब को ऐड करके, बट बिफोर डिडक्शन, बहुत सारी डिडक्शन भी मिलती है जो हम चैप्टर 6A में पढ़ेंगे, उससे पहले, मतलब आपने बस इनकम ऐड कर दी, अभी डिडक्शन माइनस नहीं करी, वो होती है ग्रॉस टोटल इनकम। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, ये तुम्हारी पूरी एक यूनिट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रोफेशनल, ये तुम्हारी एक पूरी यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा होती है कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एग्जांपल देखो तुम्हें समझ आएगा। जैसे कि ये हेड ऑफ इनकम दे रखी है, सैलरी के 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी के 1 लाख, कैपिटल गेन के और अदर सोर्सेज के। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी कि हम 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000 को ऐड कर दें, और ये जो टोटल अमाउंट आएगा, दिस इज आवर ग्रॉस टोटल इनकम। अभी तक हमने डिडक्शंस माइनस नहीं करी है, तो दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम।
ठीक है। अब आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या होता है कि ये जो ग्रॉस टोटल इनकम हमने कैलकुलेट की थी, इसमें से हम सारी डिडक्शन माइनस कर देते हैं। और ये जो लिखा है ना सेक्शन 80C to 80U, 80C to 80U हमें वो सारी डिडक्शन के बारे में बताता है जो हमें मिलती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारी डिडक्शन मिली हुई हैं, ये डिडक्शन हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। ठीक है। अभी बस ये देखो कि ग्रॉस टोटल इनकम हमारी ये आई थी, इसमें से हमने सारी डिडक्शन माइनस कर दी, हमारी ये टोटल इनकम आ गई, और यही हमारी टैक्सेबल इनकम है। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो हाईएस्ट इनकम स्लैब पे एप्लीकेबल होता है। हमारे दो टैक्स रिजीम है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है। जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं किया है उन्हें ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम में डाल दिया गया। जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें बहुत सारी डिडक्शन थी, तो इसलिए जो ज़्यादातर लोग हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं। बट मिसफॉर्च्यून इज दिस कि हम लोग जो है जब हम पैसे कमाएंगे हम ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे। ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के जो टैक्स स्लैब है वो ये हैं। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट की बात करें तो उसमें ये पूरा स्लैब रेट चलता है, आपको ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि आप इसे अभी से लर्न कर ले, ओल्ड टैक्स रिजीम भी और न्यू टैक्स रिजीम के भी स्लैब रेट। ठीक है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जैसे मैंने बताया 80C की डिडक्शंस नहीं है, बहुत कम डिडक्शंस है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस थी। ठीक है। देन आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। देखो पैन नंबर 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक कोड होता है। अल्फा न्यूमरिक मतलब इसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और इसके अंदर नंबर भी होते हैं, तो इट इज़ अल्फा न्यूमरिक। ठीक है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। आई होप अब तो सभी का, आप लोगों का पैन कार्ड होगा ही, तो आपको पता ही होगा। अब पैन कार्ड की ज़रूरत क्या होती है? इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है। नया बैंक अकाउंट ओपन करना है तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 10 लाख से ऊपर की बेचते या खरीदते हो तो भी आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है। अगर म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें भी आपको पैन कार्ड चाहिए। कोई लोन एप्लीकेशन, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन चाहिए तो उसमें आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों में आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है। तो अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इसके आगे मैं आपको सिखाऊंगी, अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूंगी। ठीक है। कि क्या क्या कंडीशंस रहती है रेजिडेंशियल स्टेटस की, और कुछ आगे के कॉन्सेप्ट हम उसमें पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और इसके साथ साथ आपके 5th सेमेस्टर के जितने सारे सब्जेक्ट है वो हम इस चैनल पे कवर कराएंगे। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लेना, वहाँ से लिंक ले लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।